आज हम वर्ब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसकी द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर द 5 फॉर्म्स, यानी उसकी जो अशकाल होती हैं लफ्ज के लिहाज से, यानी वर्ब जो है वो अपनी 5 तरह से शक्लों में इस्तेमाल होता है, जिसे हम V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। In advanced grammar, verbs are categorized by their inflectional states. वर्ब जो हैं उनको ग्रुप बनाए जाते हैं इन्फ्लेक्शनल स्टेट, यानी उसके साथ जो बाद में कुछ जोड़ा जाता है, जो SEI जोड़े जाते हैं उसे इन्फ्लेक्शनल स्टेट कहते हैं। While most systems recognize 4 forms, ज़्यादातर सिस्टम 4 कहते हैं। A comprehensive bilingual approach often utilizes 5 5 जो है वो बाइलिंगुअल जो है, जिनकी यानी दो बाइलिंगुअल, दो जुबानें जो बोल रहे होते हैं, यानी जैसे हम उर्दू हैं और इंग्लिश सीख रहे होते हैं, हम बाइलिंगुअल होते हैं। तो ये 5 काउंट करते हैं टू काउंट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर वेरिएशन। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो अलग से एक, यानी कि वो भी एक फॉर्म होती है जिसको काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये है, आमतौर पे ये V1, V2, V3, V4 करते हैं, लेकिन बायलिंगुअल जो होते हैं, जैसे हम हैं पाकिस्तानी हैं, उर्दू बोलते हैं और साथ में इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो हम 5 थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए अलग से एक फॉर्म पहले से ही, यानी कि उसको अलग से एक फॉर्म का दर्जा देते हैं। V1 जो है बेस फॉर्म या उसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। नाम इनके अच्छे से याद रखना, द रूट फॉर्म यूज्ड फॉर जनरल ट्रूथ्स एंड हैबिट्स। ये बुनियादी शक्ल होती है वर्ब की जो जनरल ट्रूथ या हैबिट्स को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। जनरल ट्रूथ, हैबिट्स, रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल होती है। बड़े अच्छे से याद रखना होता है। वाक यानी ये आपको ये एक रूटीन बताएगा, राइट जो है वो आपको ये रूटीन बताएगा या हैबिट बताएगा। इस तरह ये बात शुरू से ध्यान में रखनी है। जो रूट फॉर्म जो वर्ब की होती है वो क्या बताती है आपको, उसका क्या उर्दू इक्वल जो होता है। मैंने आपको यही बात समझाने की बहुत कोशिश की है कि इनका उर्दू इक्वल राइट का मतलब लिखना ना लिया करें, लिखता है होता है राइट का उर्दू इक्वल, लिखना नहीं होता। यहीं पे आप लोग फिर हमेशा के लिए स्टक कर जाता है माइंड। तो V2 जो है वो पास्ट सिंपल होती है, यानी सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, इंडिकेट्स अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। अब ये भी याद रख लें कि ये जो V2 फॉर्म होती है ये हमें कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट बताती है। जैसे वाक्ड, उसने सैर की, या उसने लिखा, रोट। और साथ में इन द पास्ट माजी में, ये भी याद रखना है कि माजी में ये जब वाक्ड होगा या रोट होगा तो ये माजी की बात होगी। V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेस एंड पैसिव वॉइस। जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, उनमें जो है V3 इस्तेमाल होगी या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगी। और या फिर पैसिव वॉइस जितने भी बनाएंगे उन सब में पैसिव वॉइस में हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल वाक्ड, they have walked, written they have written, इस तरह, या they had written। बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है द इंक फॉर्म, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल या इसको इंक फॉर्म यूज्ड फॉर द कंटीन्यूअस स्टेट्स, ये जो होती हैं कंटीन्यूअस होती है उनके लिए इस्तेमाल होती है, वॉकिंग, राइटिंग, इस तरह। B5 जो है द SRES फॉर्म यूज्ड विद द ही, शी, इट इन द प्रेजेंट, जैसे है वॉक्स या राइट्स। ये भी आपने याद रखना कि V5 जो ये होती है। असल में अगर आप लोग ये 5 फॉर्म्स का इस्तेमाल सीख लें तो आपको टेंस जो है 50% आ जाते हैं। 50 से बल्कि 80-70% यही फॉर्म का जो इस्तेमाल करने की टेक्निक होती है यही होती है। अगर आप फॉर्म को इस्तेमाल करने की टेक्निक थोड़ी सी सीख लें कि कौन सी फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल होती है, कौन सी कहाँ फॉर्म जो है किस काम को बताती है, तो कोई मुश्किल भी नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर V1 जो है आपके लिए इस्तेमाल होती है। V1 बेस फॉर्म होती है, ये रूटीन को बताती है या फिर हैबिट को बताती है, जनरल ट्रूथ को बताती है। V2 जो है वो पास्ट को बताती है, जिसका नाम जो है पास्ट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। और V3 जो है वो कंप्लीटेड एक्शन को बताती है या परफेक्ट टेंस को बताती है और पैसिव वॉइस को बताती है। V4 इन फॉर्म जो होती है वो कंटिन्यूअस स्टेट को बताती है। और V5 जो है वो ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, यानी V1 और V5 में चॉइस आ जाती होती है, या तो V1 लगती है या फिर V5 लगती है।
डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स, अब वर्ब जो है वो डायनामिक हैं या यानी जिनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं, या स्टेटिव वर्ब या जिनको जो हालत को बताते हैं। एक्सपर्टाइज रिक्वायर्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट अ सब्जेक्ट डज एंड व्हाट अ सब्जेक्ट इज आर फील्स। इसमें भी बड़ी महारत की जरूरत होती है कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये क्या है। ये सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, या वो बताया जा रहा है कि ये कुछ है। अगर तो वो कर रहा है तो फिर आपने उसको डायनामिक वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। डिस्क्राइब्स फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेसेस, ये एक्टिविटीज या प्रोसेसेस बताते हैं जो फिजिकली हो रहे होते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, और इनको कंटिन्यूअस टेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर इज एक्सप्लेनिंग द रूल, अब यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है एक्सप्लेन करने का। स्टेटिव verbs describe conditions, emotions, possessions. These are rarely used in continuous tenses. ये बहुत कम ही होते हैं। जैसे बी की जितनी फॉर्म्स हैं अगर वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती हैं तो वो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ बुक। इस तरह जो यानी ये देखें ना, अब अगर इस मिसाल को आप ले लें, दिस इज अ बॉय या ही इज अ टीचर। अब ही इज अ टीचर को माइंड में रखें, क्या इज जो है यहाँ पे वर्ब है, क्या ये हमारे किसी काम को बताता है या हालत को बताता है? यानी काम या हालत, दो ही ऑप्शन होने हैं। अब ये सादर आपके किसी काम को तो नहीं बता रहा ना, ही इज अ टीचर, इसमें काम तो कोई नहीं बता रहा है, हम तो ये उसकी एक हालत को, स्टेट को बता रहे हैं। तो यही चीज है कि ये स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। अच्छा, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं उनका जो सब्जेक्ट होता है उसको उर्दू में हर कोई जो है ना वो सब फाइल कह देता है उसको। स्टेटिव वर्ब्स के फाइल सब्जेक्ट को फाइल कहना बिल्कुल गलत होता है। उसको कभी भी फाइल ना कहें, वो काम करने वाला नहीं है। स्टेटिव वर्ब जब उसमें काम ही नहीं है, जब उसमें एक्शन ही नहीं है, तो उसका काम करने वाला भी नहीं होता, उसको कहते हैं मुब्तदा। ये बड़े अच्छे से याद रख ले कि स्टेटिव वर्ब से जो सब्जेक्ट होता है उसका उर्दू इक्वल जो है वो मुब्तदा के लिए इस्तेमाल होता है। और जो डायनामिक रिएक्शन वर्ब्स होते हैं इनका जो सब्जेक्ट होता है उसको आप डूअर कहते हैं या फिर आप उसको फाइल कहते हैं। यानी फाइल सिर्फ इनका होता है एक्शन वर्ब्स का। स्टेटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसको मुब्तदा कहा जाता है। ये बात समझ के रखनी है। अब complementation and valency, this is how verbs interact with other parts of the sentence, the SVOA framework। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि वर्ब जो है बाकी हिस्सों के साथ कैसे बिहेव करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब्स ये फिर लाजिम होता है, यानी इसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए होता है। वर्ब्स दैट रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो दे नीड जस्ट सब्जेक्ट। द सन शाइन, यहाँ पे सिर्फ सन है और उसके बारे में हमने उसको बता दिया और हमारा जुमला जो है सेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी ये जो शाइन है, ये जो वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव है, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहता, इसको ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर होता। ट्रांसिटिव वर्ब्स रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द थॉट। अब जो ट्रांसिटिव होते हैं उनको एक ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए होता है ताकि वो थॉट को मुकम्मल करें। शी प्रैक्टिसेस व्हाट, अब साफ ज़रा शी प्रैक्टिसेस यहाँ पे अगर आप जुमला रोक दें तो दिमाग में एक उलझन पैदा हो जाती है कि कोई कुछ और भी होना था जो उसने नहीं बोला। शी प्रैक्टिसेस ग्रामर, फिर ऐसे हो जाता है, यानी व्हाट ग्रामर, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। डी डाई ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव की भी यानी ट्रांसिटिव और डाई ट्रांसिटिव एक आगे आ गए, ये भी ऑब्जेक्ट चाहते हैं। वर्ब्स दैट टेक बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको दो ऑब्जेक्ट लगते हैं, यानी एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ही गेव द स्टूडेंट्स अ लेक्चर, ही गेव उसने दिया, ये हो गया डाई ट्रांसिटिव। व्हाट द अ लेक्चर, ही गेव अ लेक्चर, दिया क्या दिया, अ लेक्चर। अब वो इसका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया, द स्टूडेंट्स, फिर वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी पहले इसका आमतौर पे जो जुमले होते हैं उनमें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में लिखते हैं। खुद ही समझ रहे, ही गेव उसने दिया, क्या दिया, वो अब साफ रहे क्या का जो तर्जुमा जो जवाब होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ही गेव अ लेक्चर, ही गेव अ लेक्चर जो है उसने दिया, तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लिंकिंग या कोप्युलर वर्ब, लिंकिंग या कोप्युलर ये स्टेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
verbs that connect the subject to complement that describes it, यानी वो verb जो complement को subject के साथ जोड़ देते हैं, यानी ये equal कर देते हैं. The lesson remains difficult. यहाँ पे remain जो है वो है आपका कॉपुलर या लिंकिंग वर्ब है. या इसी तरीके से ही इज अ डॉक्टर, ही इज जो इज है वहाँ वो जो है सिर्फ डॉक्टर और ही को आपस में जोड़ देता है, और जो डॉक्टर है वो उसको कॉम्प्लीमेंट होता है. और लिंकिंग कॉपी इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब. लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर. टेंस, एस्पेक्ट एंड मूड जो है टेंस, दीज थ्री डायमेंशन डिफाइन द एक्सपर्ट लेवल ऑफ वर्ब्स यूजेज. ये भी आपने याद रखना है. टेंस जो है, टेंस टेल्स अस व्हेन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाइल एस्पेक्ट टेल्स अस हाउ द एक्शन रिलेट्स टू टाइम. यानी ये बताता है कि उसका वक्त कौन सा है, और ये बताता है कि नौयत क्या है. एस्पेक्ट बताता है फेल की नौयत क्या है, और जो है टेंस बताता है कि फेल का वक्त कौन सा है, फेल कब हुआ, और यानी कि फेल कब हुआ मतलब पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है. फिर ये बताता है उसकी नौयत क्या है, यानी नौयत से मुराद ये है कि वो सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी वो काम जो जारी है या मुकम्मल है, या कोई आदत है या रूटीन है. बस इतनी सी बात होती है. वो काम जारी है, मुकम्मल है, या कोई रूटीन है, आदत है. ये बातें जो बताता है, ये उसका एस्पेक्ट होता है, यानी काम की नौइयत, हाउ द एक्शन रिलेट्स टू टाइम. मूड, द स्पीकर द एटीट्यूड जो है वो स्पीकर क्या कह रहा है, स्टेटिंग फैक्ट्स कर रहा है. यू आर लर्निंग, इंडिकेटिव हो जाएंगे, इंपेरेटिव हो जाएगा, गिविंग कमांड्स, लर्न दिस, सब्जेक्टिव, एक्सप्रेसिंग विशेज, पॉसिबिलिटीज. ये उसका जो है मूड होते हैं. 3 मूड होते हैं, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव. Non-finite verbs, verbals. At the highest level, verbs function as other parts of speech while retaining their verb-like qualities. अब ये बात आपने समझनी है कि वर्ब जो है वो अपनी क्वालिटीज को भी बरकरार रखता है और किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है. यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच आपके पास 8 होते हैं, वर्ब किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट होता है, लेकिन अपनी जो खसूसियत है वो भी बिल्कुल खोता नहीं है, वो भी बरकरार रखता है. उनकी जो मिसाल है वो बड़े अहम है, और वो होते हैं जिरंड्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना वर्ब की हालतों को. वर्ब्स एंडिंग इन आईएनजी एक्टिंग एज नाउन्स. जो वर्ब जो है आईएनजी पे खत्म हो और नाउन के तौर पर काम करे तो उसको जिरंड्स बोलते हैं. जैसे टीचिंग इज एन आर्ट, यहाँ पे टीचिंग जो है वो जिरंड है क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है. नाउन क्या होता है, नाउन का काम टीचिंग इज एन आर्ट. यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि नाउन, ये यहाँ का इस जुमले का सब्जेक्ट जो है वो टीचिंग है. वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है और ये टीचिंग है, यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है. तो इसलिए हम इस टीचिंग को जो है नाउन कहेंगे. यही क्योंकि टीचिंग, ही इज टीचिंग. अब वही इसमें और इसमें लफ्ज में तो कोई फर्क नहीं है, शक्ल भी वही, बात भी वही. तो सिर्फ उसका कहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश जबान जो है वो सिर्फ ये है कि जो लफ्ज है उसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के साथ उसके मानी होते हैं. वो किस मकाम पे खड़ा है उस मकाम के साथ उसका मानी और रो किरदार जो है वो तय होता है. ये याद रख लें, क्योंकि ये टीचिंग वर्ब से पहले है. ये हेल्पिंग वर्ब जो लगा हुआ है इससे पहले जो है वर्ब है. ये वर्ब है, चाहे वर्ब की शक्ल है, लेकिन अब ये वर्ब की शक्ल तो है, वर्ब वाला इसमें है तो बात, लेकिन ये काम आप कर रही है नाउन का. क्योंकि अब देख रहे हैं ही इज टीचिंग और टीचिंग इज एन आर्ट, दोनों का फर्क देखें. शक्ल जगह बदलनी है ना, जगह बदलेगी तो फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल जाएगा. ये बात याद रखें. क्यों? क्योंकि इंग्लिश में असूल है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है. तो यहाँ पे अगर टीचिंग हमारा सब्जेक्ट है तो साफ ज़ाहिर ये फिर नाउन है. इन्फिनिटिव V1 से पहले टू लगा होता है, यानी ये बुनियादी शक्ल होती है असल में, जो रूट शक्ल. लेकिन हाँ हमारे पास ये मस्दर कराता है और यहाँ पे जो है 2+V1 यानी बेस फॉर्म के साथ टू लगा देते हैं. फॉर्म एक्टिंग एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. जब ये फिर जो है 2+टू गो जैसे है, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगी. आई वांट टू टीच. पार्टिसिपल जो है एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब नाउन्स. ये जो है वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है और नाउन को डिस्क्राइब, एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. तो ये जब एडजेक्टिव वाली फोर्स उसमें आ जाए, वर्ब वाली फोर्स भी और एडजेक्टिव वाली फोर्स आ जाएगी, या वर्ब वाली फोर्स और एडजेक्टिव वाला काम करेगा,
तो फिर उसको आपने कहना पार्टिसिपल। द रिटन वर्ड्स, द रिटन वर्ड्स यानी लिखे हुए अल्फाज, वर्ड के मानी में इजाफा कर रहा है। देखिए, दे हैव रिटन अ लेटर, अब वही बात है, दे हैव रिटन, वहां भी रिटन, यहाँ भी रिटन। तो लेकिन ये उसकी जगह देखें ना, इसकी जगह देखें, इसकी नाउन से पहले जगह है। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के जो अल्फाज के जो मानी होते हैं वो उनके मकाम से तय होते हैं कि वो किस जगह पर खड़े हैं, ये जरूरी है।